नमस्कार, मैं अमित कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में अपन कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन पढ़ रहे थे और आज अपन शुरू करने वाले हैं समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी, जो 11th-12th क्लास का अपना चैप्टर। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि समुच्चय है यानी सेट है वो क्या होता है। सेट क्या होता है? वस्तुओं या अवयवों का सुव्यवस्थित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय। देखो यहाँ पे अपने को मतलब है कि सुव्यवस्थित क्या होता है। सुव्यवस्थित संग्रह से क्या मतलब है? कोई भी अवयव सुव्यवस्थित है उसका क्या मतलब है? इस डेफिनेशन में ये अपने को समझना। सुव्यवस्थित से यहाँ मतलब है कि कोई भी अवयव सेट का अवयव है या नहीं है, यह चीज हमेशा क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। इंग्लिश में अपनी डेफिनेशन है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? सेट। तो इंग्लिश के अंदर वर्ड आता है वेल डिफाइंड और अपने हिंदी के अंदर सुव्यवस्थित। तो इस शब्द को अपने को समझने की जरूरत है। और नोटेशन अपन कैपिटल अक्षर जो अपने होते हैं ABC, इनसे किसको डिनोट करते हैं? सेट को। और जो सेट के एलिमेंट हैं उनको अपन स्मॉल लेटर से यानी A, B और C इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसमें वेल डिफाइंड सुव्यवस्थित से क्या मतलब है? तो सुव्यवस्थित का मतलब है कि कोई भी अवयव, कोई भी अवयव, आप दुनिया का कोई भी अवयव लेके आते हो, कोई भी अवयव है वह समुच्चय का समुच्चय का अवयव है या नहीं है, यह स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट होना यानी कि कोई भी अवयव है वो या तो सेट का एलिमेंट होगा या सेट का एलिमेंट नहीं होगा, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। यानी सबका जो उसका ओपिनियन है वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा ओपिनियन अलग है तो मेरे हिसाब से तो वो सेट का एलिमेंट है, आपके हिसाब से वो सेट का एलिमेंट नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वह वेल डिफाइंड नहीं होगा, सुव्यवस्थित नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड से मतलब ये है कि कोई भी अवयव है वो सेट का अवयव है या नहीं है, यह एकदम स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि आपका भी उत्तर है वही आना चाहिए, मेरा भी वही आना चाहिए, और कोई यहाँ से अलग बट है उसका भी उत्तर सेम आना चाहिए। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, किसी कक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का समुच्चय। विद्यार्थियों का समुच्चय। कोई भी अपने पास में कक्षा है उसमें अपने क्या प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का समुच्चय बनाना है। तो देखिए प्रतिभाशाली इंटेलिजेंट बच्चों का समुच्चय अपने को बनाना है। तो देखिए किसी की सोच हो सकती है कि वो 75% से ऊपर जिस बच्चों के आ रहे हैं उनको क्या मान ले? प्रतिभाशाली। या हो सकता है किसी की सोच हो कि वो 80% से ऊपर वाले बच्चों को क्या मान रहा हो? प्रतिभाशाली। हो सकता है कोई 90% से ऊपर वाले बच्चे हैं उनको क्या मान रहा हो? प्रतिभाशाली। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? हर आदमी की अलग अलग सोच पे डिपेंड कर रहा है। भाई कोई मेरी तरह कमजोर है उसको 75% वाला भी बहुत इंटेलिजेंट लगता है, और कोई मान लो बहुत इंटेलिजेंट है जो 95% 99% लेके आते हैं उनको 90% वाला भी कमजोर लगता है। तो सबकी सोच के अकॉर्डिंग ये समुच्चय अलग अलग डिफाइन हो रहा है। तो यह वेल डिफाइंड नहीं है, सुव्यवस्थित यानी कि परिभाषित स्पष्ट यह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। क्योंकि सबका ओपिनियन है उसके हिसाब से इसके जो आंसर आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। दूसरा मैं इसकी जगह ये बोलूं कि किसी कक्षा में 80% से अधिक वाले विद्यार्थियों का समूह है। अधिक वाले विद्यार्थियों का संग्रह। तो इसका जो आएगा
तो सबका उत्तर सेम ही आएगा, क्योंकि यदि कोई स्टूडेंट है वो 80% से ऊपर है, तब तो क्या होगा, समुच्चय का एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि वो ए है वो बिलोंग्स टू ए। यदि 80% से ज़्यादा है और 80% से कम है तो ए है, या बी मान लो वो है, वो समुच्चय का अवयव नहीं होगा। तो यह उत्तर सबका क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ 80% क्या लगा दी, बाउंड्री लगा दी। तो 80% से ऊपर है वो तो समुच्चय में आ जाएंगे, 80% से नीचे है वो समुच्चय में नहीं आएंगे। तो इसके अंदर सबका उत्तर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो यदि वेल डिफाइंड है तब तो वो समुच्चय है, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वह समुच्चय नहीं है। और वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि कोई भी दुनिया का अवयव है वो इस सेट का अवयव है या नहीं है, यह बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। किसी के ओपिनियन पे यह डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया अपने समुच्चय की परिभाषा। अब कोई भी यदि अवयव है वो समुच्चय का अवयव है, तब अपन कहते हैं ए बिलोंग्स टू ए। तो अपन वो कौन सा सिंबल काम में लेते हैं, ये वाला सिंबल काम में लेते हैं, इसको बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए। और यदि कोई भी अवयव है वो समुच्चय का अवयव नहीं है, तो अपन कौन सा चिन्ह काम में लेते हैं, बिलोंग्स टू का साइन, और उस पर एक लाइन मार देते हैं, इसका मतलब कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीके का साइन काम में लेते हैं। अब अपने पास में आता है कि समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के अपने पास में कितने तरीके हैं, दो तरीके। कोई भी समुच्चय है उसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला जो है वो है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, या इसको हिंदी में बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। दूसरा जो अपने पास में फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड या समुच्चय निर्माण रूप। तो पहला अपने पास में है रोस्टर फॉर्म। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अवयवों को कर्ली ब्रेसेज के मध्य लिस्ट कर देते हैं, यानी उनको लिख देते हैं। जितने भी अपने पास में जो एलिमेंट हैं उनको क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेज के अंदर अपन लिख देंगे, और उनको कोमा के द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कि एक अवयव लिखा, उसके बाद में कोमा लगा के दूसरा अवयव लिख देंगे, फिर कोमा लगा के तीसरा अवयव लिख देंगे, और जितने भी अवयव है वो अपन इसमें लिख देंगे। तो इसको बोलते हैं सारणीबद्ध रूप या रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। लेकिन कहीं ये तो छोटा सेट होता है, तब अपन सभी अवयवों को लिख सकते हैं। लेकिन यदि अपने पास में सेट बड़ा आ जाए या इनफाइनाइट सेट आ जाए, तो पूरे सेट के जो एलिमेंट है वो अपन नहीं लिख सकते। इसके लिए अपन कौन सा मेथड काम में लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, पहले समुच्चय को लिख देते हैं, और उसके बाद में अपन पहले अपन अक्ष लिखते हैं, और फिर अक्ष को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, यानी कि उस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सब किस परिभाषा को फॉलो कर रहे हैं, उस परिभाषा को या उस नियम को लिख देते हैं। तो अपना कौन सा फॉर्म बन जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। जो पहला है वो है समुच्चय सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप में क्या करते हैं अपन, सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप में अपन क्या करते हैं, अवयवों को कोमा लगा लगा के लिख देते हैं सीधा सीधा। तो ये हो गया अपना सारणीबद्ध। दूसरा आता है अपना समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है, अपन पहले क्या लिखते हैं, एक्स, फिर या तो अपन एक सीधी लाइन खींच देते हैं, या इसकी जगह कई बार अपन दो बिंदु काम में ले लेते हैं। फिर अपन एक्स को किस तरीके से परिभाषित किया गया है वो यहाँ अपन लिख देते हैं, कि एक्स का जो क्या नियम है वो लिख देते हैं। एक्स को इस तरीके से परिभाषित किया गया है ये यहाँ लिख देते हैं, और फिर इसको कर्ली ब्रेसेज में बंद कर देते हैं। यानी कि अपने पास इस सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे, और यहाँ पे जो भी नियम है, यदि सम संख्या है तो अक्स एक सम संख्या हो जाएगा, प्राकर संख्या है तो प्राकर संख्या हो जाएगा, विषम संख्या है तो विषम संख्या हो जाएगा, और भी कोई रूल इस पे लगाया हुआ है तो वो रूल यहाँ पे लिख देंगे। तो अपने पास में ये पूरा समुच्चय अपने पास में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर वो सारे एक्स हैं जो ये यहाँ पे जो नियम लिखा हुआ है इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये होता है अपना समुच्चय का निर्माण रूप, और एक होता है समुच्चय का सारणीबद्ध रूप। तो अपन इस तरीके से एक एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन। ये अपने पास में एक सेट दिया हुआ है 0, 7, 26, 63, 124, ये अपने पास में सेट दिया हुआ है। तो ये अपना कौन सा फॉर्म है, सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप, क्योंकि इसके अंदर अवयवों को क्या लिखा हुआ है, अलग अलग पूरे अवयव हैं, उनको इस समुच्चय के कर्ली ब्रेसेज के अंदर लिखा गया है।
तो अब इसको अपन को लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो आप देख रहे होंगे 0 क्या होता है, 0 का क्यूब, या 1 का क्यूब -1, 7 क्या है, 2 का क्यूब -1, 26 क्या है, 3 का क्यूब -1, 63 क्या है, 4 का क्यूब -1, और 124 क्या है, 5 का क्यूब -1। तो अपन इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस समुच्चय के अंदर वो सारे x आएंगे, और x किस तरीके से डिफाइन है, x बराबर n क्यूब -1, किस तरीके से डिफाइन है ये। और जहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक है, n की जो वैल्यू है वो कहाँ तक है, 5 तक। इस तरीके से ये अपन ने जो फॉर्म लिखा है वो है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप अपन ने जो यहाँ पे जो लिखा है इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में अपन क्या करते हैं, पहले तो अक्ष लिख देंगे, फिर जो रूल डिफाइन है वो लिख देंगे, और रूल में यदि एक से ज्यादा कंडीशन है तो अपन क्या कर देते हैं, बीच में कॉमा लगा लगा के लिख देते हैं। तो यहाँ पे n क्या था, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4, और n की वैल्यू वो 5 के बराबर या 5 से छोटी है, यानी कि 5 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और 5 हो सकती है। तो इस तरीके से आप सारणीबद्ध रूप से समुच्चय निर्माण रूप में आ सकते हो, और समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप में जा सकते हो। तो जैसा अपने क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ज्यादातर अपन छोटे समुच्चयों में सारणीबद्ध रूप काम में लेते हैं, और बड़े समुच्चयों में समुच्चय निर्माण रूप काम में लेते हैं। तो ये समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के अपने पास में दो तरीके होते हैं। एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि कोई भी अपने को सेट दिया हुआ है ए, इसको अपन देखो कर्ली ब्रेसेज के अंदर लिखते हैं। कभी भी जो समुच्चय लिखा जाएगा वो हमेशा किस में लिखा जाएगा, कर्ली ब्रेसेज के अंदर लिखा जाएगा। और इस कर्ली ब्रेसेज के अंदर एक कर्ली ब्रेसेज लगता है सिर्फ और सिर्फ, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या है, समुच्चय के अवयव। जो कुछ भी लिखा हो, चाहे से वो कोई साइन हो, कोई भी साइन हो, जैसे मैं ऐसे कर दूं, कटका लगा दूं, कोई भी साइन, यदि मैं ABCD के अक्षर लिख दूं, यदि मैं नंबर लिख दूं, यदि मैं कोई ग्रीक लेटर बना दूं, पाई लिख दूं, इसके अंदर कुछ भी लिख दूं मैं, वो सारे क्या होंगे, समुच्चय के अवयव होंगे। और जो बाहर दो कर्ली ब्रेसेज लिखे हुए हैं इसका मतलब ये है कि ये एक सेट है, और इसके अंदर जो भी लिखा है वो समुच्चय के अवयव। यदि मैं इसके अंदर एक कर्ली ब्रेसेज और लगा देता हूं तो वो भी क्या है, ये भी क्या है, समुच्चय का अवयव है। यदि मैं कॉमा लगा के एक कर्ली ब्रेसेज और लगा देता हूं तो ये भी क्या है, समुच्चय का अवयव। यानी कि दो कर्ली ब्रेसेज लगा, अपने कर्ली ब्रेसेज के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, वो हमेशा क्या होता है, समुच्चय का अवयव होता है। उसका आपको मीनिंग नहीं देखना है कि इसका मीनिंग ये है तो ये क्या होगा, इसका आपको सिर्फ इतना देखना है, यदि समुच्चय में लिखा हुआ है अंदर, इसका मतलब वो समुच्चय का क्या है, अवयव है। चाहे उसका दुनिया का कोई भी चिन्ह लिखा हुआ हो, कोई भी किसी प्रकार का, चाहे वो हिंदी में लिखा हो, चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो, चाहे वो ग्रीक लेटर लिखा हुआ हो, कोई भी लैंग्वेज, चाइनीज लिखी हुई हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज लिखी हुई हो, कोई भी चिन्ह लिखा हुआ हो, वो हमेशा क्या होगा, समुच्चय का अवयव होगा। वो अवयव हमेशा किस में लिखा जाता है, कर्ली ब्रेसेज में लिखा जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। दूसरा आपको एक ध्यान रखना है कि कर्ली ब्रेसेज के अंदर आपने कोई एक एलिमेंट लिखा, तो उसके बाद में आप क्या लगाओगे, कोमा। कोमा लगा दोगे, उसके बाद ही दूसरा एलिमेंट शुरू होगा। कर्ली ब्रेसेज में अपन क्या करना है, यदि पहले अपन ने कोमा लगा दी तो उसके बाद ही दूसरा एलिमेंट है। जब तक कोमा नहीं लगी है वो तब तक किसकी तरह मानोगे आप, एक अवयव की तरह मानोगे। यह क्या है, एक ही अवयव है, एक ही अवयव की तरह आपको मानना है। एक और दो को आपको क्या मानना है, एक ही अवयव की तरह मानना है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या नहीं है, कोमा नहीं है। यदि कोमा बाद में लगाइए इसका मतलब ये एक ही अवयव है, यानी कि एक कोमा लगाने के बाद ही अवयव क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। तो आपको जब कोमा लगा दोगे उसके बाद दूसरा अवयव होगा, इसके बाद कोमा लगा दी तो तीसरा अवयव होगा, उसके बाद कोमा लगा दी तो चौथा अवयव होगा। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समुच्चय के अंदर कोमा लगाने के बाद ही नया एलिमेंट अवयव है वो शुरू होता है। जब तक कोमा ना लगे तब तक वो क्या रहता है, एक ही अवयव रहता है। और कर्ली ब्रेसेज के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो कुछ भी लेटर लिखा हो, वो हमेशा क्या होता है, समुच्चय का अवयव होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। आगे आता है, इस समुच्चय में एक अवयव को सिर्फ और सिर्फ कितनी बार लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। समुच्चय के अंदर किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाती। यदि आप कोई समुच्चय लिख रहे हो
तो उसके अंदर किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करी जाएगी, एक अवयव को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। दूसरा, समुच्चय में अवयवों का क्रम परिवर्तन करने से समुच्चय में कोई बदलाव नहीं होगा, समुच्चय समान ही रहता है। जैसे कि मान लो अपने पास में स्कूल है, ये एक वर्ड है, इसका अपने को समुच्चय बनाना है। तो देखो समुच्चय बनाओगे, सबसे पहले क्या लगाओगे, कर्ली ब्रेसेस, फिर देखिए पहला अक्षर कितना है एस, फिर कोमा लगा के दूसरा अक्षर सी, कोमा लगा के तीसरा अक्षर एच, कोमा लगा के चौथा अक्षर ओ, कोमा लगा के पांचवा अक्षर भी क्या है ओ। लेकिन समुच्चय में एक अक्षर को कितनी बार लिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। उसके बाद में क्या आ जाएगा, एल, ये इसका समुच्चय हो जाएगा। अब मैं इस समुच्चय के अंदर जो अंदर अवयव है इनका क्रम परिवर्तन कर देता हूँ, यानी सी को पहले लिख देता हूँ, फिर एच लिख देता हूँ, फिर एच लिख देता हूँ, फिर ओ लिख देता हूँ, फिर एल लिख देता हूँ। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, यानी कि मैंने अवयवों का क्रम चेंज कर दिया तो भी ये दोनों समुच्चय क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। यानी समुच्चय के अंदर किसी अवयव को पहले या बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समुच्चय क्या रहता है, हमेशा सेम ही रहता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और समुच्चय के अंदर पुनरावृत्ति नहीं लिखते, एक अवयव को सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा जाता है। क्योंकि सेट थ्योरी के जो नॉर्मल डेफिनेशन है ये सबको पता होती है लगभग, इसलिए मैंने इसकी थ्योरी पहले से ही लिख के रखी थी कि अपने को टाइम ना लगे वीडियो में ज़्यादा। अब आता है समुच्चयों के प्रकार कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला जो समुच्चय आता है वो आता है एम्प्टी सेट या नल सेट या रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता। इसको अपन ग्रीक शब्द फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, इसको अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, खाली समुच्चय, यानी इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता। तो इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी होती है, शून्य। अवयवों की संख्या कितनी होती है, शून्य। यानी आप कर्ली ब्रेसेज के अंदर कुछ भी नहीं लिखोगे, किसी प्रकार का खाली रहेगा वो, तो उसको अपन लिखते हैं फाई से। फाई का मतलब है रिक्त समुच्चय। फाई किसको रिप्रेजेंट करता है, रिक्त समुच्चय। तो ये पहला जो आता है वो आता है रिक्त समुच्चय। दूसरा जो अपना आता है वो आता है एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल और केवल कितना अवयव हो, एक अवयव हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय या सिंगलटन। दूसरा आता है यदि दो समुच्चय समान समुच्चय हैं या इक्वल सेट हैं, तो उनकी समान समुच्चय कब कहते हैं, ए और बी को अपन समान समुच्चय कहते हैं यदि ए और बी में अवयवों की संख्या भी बराबर हो तथा जो अवयव है वो भी क्या हो, बराबर हो। यानी ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव किसका अवयव हो, ए का अवयव। तो उन समुच्चयों को अपन क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। जैसे अभी अपन ने एक समुच्चय लिखा था ऑर्डर वाला, तो उनको अपन क्या कहते हैं, समान समुच्चय। जैसे स्कूल का अपन ने सेट बनाया था SCHOL, एक समुच्चय बनाया था ए। दूसरा अपन ने बी बनाया था, इनका अपन क्रम चेंज कर देंगे, CHSOL। ए और बी क्या है, दोनों बराबर समुच्चय हैं, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या भी दोनों में क्या है, 5-5 है। और देखो पहले में भी एस है, दूसरे में भी एस है। पहले में सी है, दूसरे में सी है। पहले में एच है, दूसरे में एच है। ओ है, दूसरे में ओ है। एल है और दूसरे में भी एल है। यानी ए और बी दोनों क्या है, समान समुच्चय, यानी कि ए बराबर बी, क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या भी बराबर है और अवयव जो है वो भी क्या है, बराबर है। दूसरा अपने पास में आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी तुल्य समुच्चय। तो दो समुच्चयों को तुल्य समुच्चय कहते हैं यदि ए और बी के अंदर अवयवों की संख्या बराबर हो। यानी अपने को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, संख्या से मतलब है। यानी कि ए और बी समुच्चय तुल्य है, तो ए के अंदर जो अवयवों की संख्या है और बी के अंदर अवयवों की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। अवयव क्या है, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपने पास में ए है वो है 1 2 3 4 5 और बी अपने पास में है SCHOL। ये अपने पास समुच्चय हैं। देखिए पहले समुच्चय के अंदर भी कितने अवयव हैं, 5, और दूसरे समुच्चय के अंदर भी कितने अवयव हैं, 5। तो ये समुच्चय ए है वो किसके तुल्य हो जाएगा, बी के। और ये इसका क्या साइन है, ए यदि बी के तुल्य है तो अपन साइन कौन सा लगाते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं। देखो यहाँ अवयव अलग अलग हैं,
इसके अंदर तो बी समुच्चय के अंदर तो क्या है, लेटर है, और ए समुच्चय के अंदर क्या हुए, दिए हुए नंबर। लेकिन अपने पास में जो संख्या है वो बराबर आ रही है, और इक्विवेलेंट सेट होने के लिए क्या जरूरत है कि संख्या ही बराबर होनी चाहिए, अवयवों से अपने को कोई लेना देना नहीं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने पास में अगला जो आता है वो आता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित है, यानी कि फाइनाइट नंबर है, यदि आप अवयव के जो समुच्चय के जो अवयव है उनको गिनते हो और वो एक फाइनाइट संख्या आती है, तो अपन उसको बोलते हैं परिमित समुच्चय। और यदि वो फाइनाइट नंबर नहीं आ रहा तो अपन बोलते हैं इनफाइनाइट या अपरिमित समुच्चय। इसी समुच्चय ए में जो अवयवों की संख्या होती है उसको अपन प्रदर्शित करते हैं एन ए, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। तो देखो फाई फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है, जीरो, और जीरो क्या है, एक परिमित संख्या है, इसलिए जो फाई है वो भी क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय होता है। यदि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है तो प्राकृत संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, अपरिमित होती है, अनंत तक चलती है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब आता है अपने पास में उप समुच्चय। उप समुच्चय है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का बी प्रत्येक अवयव हो तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है, तथा जो बी है वो क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय सुपर सेट कहलाता है। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ए है वो सबसेट है किसका, बी का, यानी ए है वो किसके अंदर कंटेन है, बी के अंदर कंटेन है, और बी है वो किसको कंटेन कर रहा है, ए को कंटेन कर रहा है। तो इस तरीके से अपन उप समुच्चय का मतलब हो गया, यदि ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अंदर भी हो तो वो अपना क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। अपने क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। यदि अपने पास में एक सेट दिया हुआ है ए, एक, दो और तीन, बी अपन कोई समुच्चय ले रहे हैं एक और दो, तो देखिए बी के अंदर एक और दो अवयव हैं, वो किसके अंदर भी हैं, ए के अंदर भी हैं, यानी जो बी है वो किसके अंदर कंटेन है, ए के अंदर कंटेन है, तो अपन बोलते हैं कि बी है वो किसका उपसमुच्चय है, ए का उपसमुच्चय है, यानी कि जो बड़े वाला सेट है वो तो क्या हो जाएगा, सुपर सेट या अधिसमुच्चय, और बी है वो छोटा वाला सेट है वो क्या हो जाएगा, सबसेट या उपसमुच्चय, उप समुच्चय, सुपर सेट या अधिसमुच्चय। अब देखिए यहाँ पे जो अपन साइन काम में लेते हैं उप समुच्चय के लिए, वो कौन सा काम में लेते हैं, ये वाला। देखिए एक तो होता है नीचे वाला जो लाइन खींच रखी है उसका मतलब होता है इक्वल वाला साइन में, और जो ऊपर वाला होता है इसका मतलब होता है सबसेट। तो यदि ए प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, यानी कि ए और बी दोनों समान नहीं है, ए और बी समान नहीं है, तब तो अपन कौन सा चिन्ह काम में लेते हैं, ये वाला चिन्ह काम में लेते हैं। और यदि ए और बी समान है, इसके लिए अपन कौन सी लाइन काम में लेते हैं, ये नीचे वाली लाइन काम में लेते हैं। इसका मतलब हो गया यदि नीचे वाली लाइन में लगाई हुई है सबसेट की एक और बी का समुच्चय उप समुच्चय है, जहाँ पे ए और बी समान है वो वाला भी शामिल है, और ए और बी समान नहीं है वो वाला भी शामिल है। तो देखिए पहला ही इसके अंदर जो पॉइंट आता है उप समुच्चय में वो ये आता है कि प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। क्यों, ए के अंदर जो अवयव है, मान लो ए है एक दो तीन, तो ए का प्रत्येक अवयव किसका होगा, ए का अवयव होगा। भाई एक के अंदर भी कितने हैं, एक दो तीन, और एक के अंदर भी कितने हैं, एक दो तीन, यानी एक का प्रत्येक अवयव किसके अंदर है, एक के अंदर, और एक, इसलिए क्या हो जाएगा, एक इसका सबसेट हो जाएगा एक का।
तो ए हमेशा खुद का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। दूसरा आता है कि फाई है वो हमेशा सबसेट होता है किसका, कोई भी समुच्चय आप लेते हो उसका। क्यों कि फाई के अंदर क्या होता है, कोई भी अवयव नहीं है। तो फाई के अंदर कोई भी अवयव नहीं है तो फाई का प्रत्येक अवयव किसका अवयव है, ए का। क्योंकि कोई अवयव है ही नहीं तो वो तो किसका होगा, ए का भी होगा ही, क्योंकि कोई अवयव पहले से है ही नहीं। यदि यहाँ फाई के अंदर कोई अवयव होता और वो यदि ए का अवयव नहीं होता तब तो अपन कह सकते थे कि फाई है वो ए का उपसमुच्चय नहीं है। लेकिन फाई के अंदर कोई अवयव ही नहीं है, कोई अवयव नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि फाई का प्रत्येक अवयव किसमें है, ए में है। क्यों, इसके अंदर कोई अवयव है नहीं, इसलिए फाई भी हमेशा क्या होता है, प्रत्येक का। अब मान लो अपने पास में कोई सेट है, अपने पास में कोई सेट दिया हुआ है, इसके अंदर अवयव दिए हुए हैं ए बी सी ऐसे। अब आपको इसके उपसमुच्चय बनाने हैं। जब उपसमुच्चय बनाओगे तो वही उपसमुच्चय मतलब क्या होगा, समुच्चय बनाओगे। जो पहला अवयव है इसका, अपने इसके दो चॉइस हैं, या तो अपन इसको शामिल कर सकते हैं या इसको शामिल ना करें। दूसरा अवयव है, इसकी भी अपने पास दो चॉइस हैं, इसको शामिल कर सकते हैं या इसको शामिल ना करें। तीसरे की भी अपने पास में दो चॉइस हैं, या तो अपन इसको शामिल करें या ना करें। तो इस तरीके से जो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव है उसके अपने पास में दो चॉइस हैं, या तो अपन उसको उपसमुच्चय में शामिल करें या ना शामिल करें। और ये गणित का जो मूलभूत सिद्धांत आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा कि यदि एक काम पी तरीके से हो रहा है, दूसरा काम क्यू तरीके से हो रहा है, तो दोनों काम को साथ करते हो तो पी गुणा क्यू टोटल तरीके हो जाएंगे। तो यदि इसके कुल तरीके आप देखते हो वो हो जाएंगे 2 की पावर n। यदि ये n तक अपने पास में अवयव जा रहे हैं ए के, तो ये कितने हो जाएंगे, दो को कितनी बार गुणा करोगे, n बार, यानी कितना आ जाएगा 2 की पावर n। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी आ गई, उप समुच्चयों की संख्या बराबर आ गई 2 की पावर n। यानी किसी समुच्चय में यदि n अवयव है तो उसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, 2 की पावर n। अब देखो इस 2 की पावर n में से 2 की पावर n में से 2 की पावर n माइनस 1, यह समुच्चय तो क्या होंगे, समुच्चय ए से भिन्न होंगे, यानी कि समुच्चय ए के बराबर नहीं होंगे। और जो बराबर नहीं होते हैं इनको बोलते हैं उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय या प्रॉपर सबसेट, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। और एक होता है समुच्चय खुद, यानी कि एक होता है समुच्चय खुद एक, और वो क्या होता है, अनुचित यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट, अनुचित उप समुच्चय। खुद सेट होता है वो भी क्या होता है, उसका उप समुच्चय होता है, लेकिन उस सेट के क्या होता है, बराबर होता है, और जो उस सेट के बराबर होता है उसको बोलते हैं अनुचित उप समुच्चय। उसके अलावा 2 की पावर n माइनस 1 जो उप समुच्चय बच गए वो क्या होते हैं, उचित उप समुच्चय, यानी कि वो समुच्चय के बराबर नहीं होते, और इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। यानी कि फाई है वो भी एक क्या है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि फाई है वो समुच्चय ए के बराबर नहीं है। तो यही लिखा हुआ है कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ए स्वयं का उपसमुच्चय होता ही है, इसको उसका अनुचित उपसमुच्चय कहते हैं, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट। और अन्य जो समुच्चय उपसमुच्चय होते हैं इनको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। यदि किसी समुच्चय में n अवयव है तो इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n, और जिसमें से 2 की पावर n माइनस 1 है वो तो हो जाएंगे प्रॉपर सबसेट, और एक हो जाएगा इम्प्रॉपर या अनुचित उप समुच्चय। तो यदि A है वो B का सबसेट है, इसका मतलब यदि उचित उपसमुच्चय है तो अपन कौन सा चिन्ह काम में लेते हैं, उचित उपसमुच्चय के लिए अपन ये वाला चिन्ह काम में लेते हैं। और यदि A है वो B का उपसमुच्चय नहीं है तो अपन क्या करेंगे, ये समुच्चय का निशान लगा के इसको काट देते हैं, यानी कि समुच्चय को ऐसे लिख देते हैं, ये उपसमुच्चय का निशान हो गया, उपसमुच्चय को ऐसे काट देंगे, यानी कि A है वो B का उपसमुच्चय नहीं है। अब कोई भी अपने को समुच्चय दिया हुआ है उसके सभी जितने भी यानी कि 2n उप समुच्चय हैं उन सब का लेके अपन क्या बना सकते हैं, एक समुच्चय बना सकते हैं, जिसको अपन कहते हैं पावर सेट, यानी कि घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, एक समुच्चय दिया हुआ है उसके सभी उप समुच्चय, उनको अपन कलेक्ट करके एक क्या बना सकते हैं, समुच्चय बना सकते हैं। तो उसको बोलते हैं घात समुच्चय या पावर सेट, यानी कि पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n, 2 की पावर
एन अपनी क्या हो जाएगी, उसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो कि पावर सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो अब अपन एक क्वेश्चन करते, अब अपन इस डेफिनेशन पे, जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी अब तक, उन पे अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन अपना, ए बराबर 1 2 3, डेफिनेशन तो सब आपकी पढ़ी हुई है, नॉर्मल डेफिनेशन थी, इसलिए मैंने ये पहले से लिख रखी थी कि टाइम बच जाए अपना। देखो अब ए है अपना, इसके अपन क्या बनाएंगे, उप समुच्चय बनाते हैं। उप समुच्चय बनाएंगे तो पहले पहले क्या लेंगे, देखो फाई तो इसका सबका क्या होता है, उप समुच्चय होता ही है। दूसरा अपन एक एक एलिमेंट को लेते हैं, देखो उप समुच्चय है, बना रहे हैं तो समुच्चय होगा तो बाहर क्या लगेगा, कर्ली ब्रेसेज, और अंदर एक एलिमेंट लिख दिया। फिर ऐसे एक ले सकते हैं तो अपन दो भी ले सकते हैं, और ऐसे तीन भी एक एलिमेंट अपन काम में ले सकते हैं। अब अपन दो दो एलिमेंट लेते हैं, दो दो एलिमेंट लोगे तो एक और दो, या आप एक के साथ क्या ले सकते हो, तीन ले सकते हो, या आप दो के साथ क्या ले सकते हो, दो के साथ क्या ले सकते हो, तीन ले सकते हो, या आप पूरा का पूरा सेट एक दो तीन ले सकते हो। ये इसके हो गए उपसमुच्चय। सबसे पहले फाइव तो हर का होता ही है, फिर एक एक एलिमेंट से, फिर दो दो एलिमेंट, और फिर तीन 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 एलिमेंट, फिर चार चार एलिमेंट, और ऐसे आप क्या बना सकते हो, उपसमुच्चय बना सकते हो। मैंने इसके उपसमुच्चय बना लिए। पहला ही पहला इसके अंदर चीज है कि एक है वो बिलोंग्स टू ए, क्या एक है वो ए से बिलोंग करता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक है वो समुच्चय ए का अवयव है। दूसरा अपने पास में आता है, क्या एक के अंदर अपन कर्ली ब्रेसेस लगा दें, बिलोंग्स टू ए, क्या ये बात सत्य है, तो देखिए ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि जो एक है वो इसका क्या है, उप समुच्चय है। भाई एक है वो एक के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। अपने पास में एक तो उसका क्या है, उप समुच्चय है। एक एक के अपन कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया। तो ये समुच्चय है, ये इसका क्या है, उप समुच्चय है, परंतु उससे बिलोंग नहीं करता। तो ये बात तो क्या हो गई, गलत है। तीसरा कि जो एक है वो सबसेट है किसका, ए का, तो ये बात क्या हो गई, सही हो गई कि एक है वो किसका उप समुच्चय है, ए सेट का उप समुच्चय है। भाई एक अपन ने एक के अंदर एक, इस सेट के अंदर एलिमेंट कितना है, एक, और एक एलिमेंट है वो किसके अंदर है, एक के अंदर भी है, इसलिए ये इसका किसका सबसेट हो गया, ए का सबसेट हो गया। ये बात सही है कि ये एक के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है, तो यह इसका क्या है, उप समुच्चय है। चौथा अपने पास में आता है कि फाई बिलोंग्स टू ए, क्या फाई ए से बिलोंग करता है, तो देखिए आप, फाई का मतलब क्या हो गया, ए से बिलोंग करने का मतलब क्या हो गया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए लिखा, फाई लिखा हुआ होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या फाई लिखा हुआ है क्या, देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर फाई लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, कर्ली ब्रेसेस में सिर्फ लिखा है एक दो और तीन, तो अपने पास फाई नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यह इसका अवयव नहीं है। देखो फाई जब आपके पास में दो तरीके होते हैं इस फाई के, एक तो आपको फाई को एलिमेंट की तरह ट्रीट करना हो, तो जब एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं तो फाई एक एलिमेंट है, क्योंकि फाई क्या है, एक ग्रीक लेटर है, और समुच्चय के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो एक अवयव की तरह व्यवहार करता है। तो यदि ये फाई समुच्चय के अंदर लिखा हुआ है तो वो एक अवयव की तरह काम करता है, और सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है कि फाई, इसका मतलब ये है कि वो एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का मतलब उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। तो पांचवा इसके अंदर ये आता है कि जो फाई है वो उप समुच्चय है किसका, ए का, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि फाई है वो किसका उप समुच्चय है, ए का उप समुच्चय है। तो इस तरीके से आप ये चीजें बता सकते हो कि कौन किसका एलिमेंट है, कौन किसका उप समुच्चय है। अब देखो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यदि कोई भी अवयव फाई इस कर्ली ब्रेसेज के अंदर लिखा हुआ है, ए बराबर फाई, तो इसके अंदर अवयवों की संख्या आपसे पूछे कि एन ए, तो देखिए कितने हो गए, एक, क्योंकि यहाँ पे यदि समुच्चय के अंदर लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तब फाई एक अवयव की तरह व्यवहार करता है।
यह एक ग्रीक लेटर है और वह अवयव की तरह व्यवहार करता है। और यदि मैंने लिखा है फाई, सीधा सीधा ऐसे ही मैं लिखता हूँ फाई, तो इस फाई का मतलब ये है कि कर्ली ब्रेसेज के अंदर कुछ नहीं है, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिक्त समुच्चय को। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि यदि फाई को किसी सेट के अंदर कर्ली ब्रेसेज के अंदर लिखा है तो आप उसको एक अवयव की तरह ट्रीट करोगे, उसको रिक्त समुच्चय नहीं मानना है। और यदि सिर्फ फाई लिखा हुआ है तो आप उसको मानोगे रिक्त समुच्चय, यानी कि वह एक खाली समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब देखो अपन नेक्स्ट चीज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि यदि ए बराबर क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। ए बराबर क्या है, रिक्त समुच्चय है। एक किसके बराबर है, एक रिक्त समुच्चय के बराबर है। तो अब इसका अपने को क्या बनाना है, पावर सेट बनाना है, यानी कि उसके उप समुच्चय बनाने हैं। इसके उप समुच्चय बनाएंगे तो देखिए उप समुच्चय बनाते हैं। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, पहले तो ये देख लेते हैं। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n। और यहाँ पे n कितना है भाई, कोई भी अवयव नहीं है तो इसके अंदर कितने अवयव है, 0। तो 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1। तो इसका कितने उप समुच्चय बनेंगे, 1। और अपने को पता है कि फाई तो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय। तो पहला तो बन गया फाई। अब अपन चलते हैं दूसरे में, तो क्या दूसरा बनेगा, नहीं, क्योंकि 2 की पावर 0 यानी कि 1, तो उप समुच्चय ही 1 बनेगा। तो इसका जो उप समुच्चय बनेगा फाई का, वो क्या बनेगा, फाई बनेगा। ठीक है, ये आ गया अपना उप समुच्चय। अब अपने को बनाना है ए का पावर सेट घातांक घात समुच्चय। तो घात समुच्चय क्या होता है, सभी उप समुच्चयों का संग्रह। तो देखो पहले तो घात समुच्चय क्या है, समुच्चय है। समुच्चय है तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेज लगाना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या लिखोगे आप, सारे के सारे जो अपने उप समुच्चय हैं वो लिखोगे। अपने पास उप समुच्चय सिर्फ और सिर्फ एक है, तो अपन ने क्या लिख दिया, 5। तो पीए के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, 1। इसके अंदर कितने अवयव हैं, 1। कौन सा, 5। अब जो अपन 5 अंदर लिखा है कर्ली ब्रेसेज के अंदर, अब ये किसकी तरह काम करने लग गया है, अब यह अवयव की तरह काम में करने लग गया है। अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक अवयव की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे अपन ने जो फाई लिखा था, ये जो फाई लिखा था, ये फाई एक रिक्त समुच्चय को दिखा रहा था, लेकिन अब अपन ने इसको कर्ली ब्रेसेज के अंदर लिख दिया, तो अब ये एक अवयव को दिखा रहा है कि ये इस सेट के अंदर कितना अवयव है, एक अवयव है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब अपन इसके अंदर दूसरी चीज देखते हैं कि अपने पास में पी ए कितना आ गया, 5 का सबसेट यार। अब अपने को क्या बनाना है, इसके अपन उप समुच्चय बनाते हैं। तो देखिए इसके उप समुच्चय बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, उप समुच्चय। इसके यदि अपन उप समुच्चय बनाते हैं तो देखिए कितना आना चाहिए। तो पहले पी ए के अंदर कितने अवयव है, एक अवयव है, यानी कि अपने पास में इसके उप समुच्चय कितने आएंगे, 2 की पावर 1 बराबर कितना हो गया, 2। कितने उप समुच्चय बनेंगे, 2। तो पहला तो देखो अपने पता ही है कि फाई प्रत्येक अवयव का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। फाई क्या होता है, प्रत्येक अवयव का उप समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो फाई हो गया। दूसरा, दूसरा देखो अपने पास में एक एक अवयव को लेके बनाते हैं अपन। तो इसके अंदर एक अवयव क्या है, फाई। ये फाई ले लिया मैंने और इसके उप समुच्चय बना रहे हैं, तो बाहर क्या लगेगा, कर्ली ब्रेसेस लगेगा। तो दूसरा क्या बन गया, ये बन गया। और टोटल कितने बनने थे, 2 ही बनने थे, तो मैंने 2 बना दी। अब इसका अपने क्या बनाना है, पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट किसका बनाना है, पी ए का बनाना है। तो पावर सेट बराबर कितना हो जाएगा कि जितने पावर सेट है तो बाहर किसका चिन्ह लगेगा, कर्ली ब्रेसेस का। अब इसके अंदर जितने भी उप समुच्चय बने थे, तो पहला उप समुच्चय बना था फाई और दूसरा उप समुच्चय बना था फाई के अंदर कर्ली ब्रेसेस। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो फाई है वो एक अलग अवयव की तरह काम कर रहा है, और ये फाई और इसका कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है, ये दूसरे अवयव की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप अलग पावर समुच्चय बना सकते हो। यदि मैं इसका भी पावर समुच्चय बनाना चाहता हूं तो देखिए इसके उप समुच्चय बनाऊंगा। तो यदि मैं इसके उप समुच्चय बनाता हूं, देखिए उप समुच्चय, मेरे को उप समुच्चय बनाने हैं। इसके अंदर कितने अवयव हैं, पहले मैं ये देखूंगा 2, यानी कि 2 की पावर 2 बराबर कितने हो गए, 4।
तो मेरे पास कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 4 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो देखते हैं। देखो फाई तो प्रत्येक का ही होता ही है, तो मैंने पहले लिख दिया फाई। दूसरा, मैं इसके एक एक अवयव को काम में लूंगा, तो मैं कौन सा अवयव काम में लूंगा, फाई। पहला अवयव कितना है, फाई, और चूंकि एक समुच्चय है इसके लिए भार क्या लगेगा, कर्ली ब्रेसेस। फिर मैं दूसरा अवयव काम में लूंगा, कौन सा, फाई के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है ये वाला। तो ये तो मैंने अवयव ही लिखा है। अब ये समुच्चय है इसलिए भार क्या लगेगा, कर्ली ब्रेसेस लगेगा, क्योंकि जो अंदर वाला है ये तो एक अवयव की तरह व्यवहार कर रहा है। ये जो पूरा है इसको आपने क्या मानना है, एक अवयव ही मानना है। तो मैंने ये एक अवयव की तरह लिखा, और ये एक उप समुच्चय है इसलिए इसके बाहर क्या लगेगा, कर्ली ब्रेसेस लगेगा। तो कितने हो गए, 3। और चौथा क्या है कि मैं 2 अवयवों को ले सकता हूँ, तो ये समुच्चय है इसलिए बाहर क्या लगेगा, कर्ली ब्रेसेस। और 2 अवयव कौन कौन से हैं, एक तो फाई है और एक फाई के बाहर क्या लगा हुआ है, कर्ली ब्रेसेस। ये 2 अवयव लिख दिए और इनको एक समुच्चय में बंद कर दिया। तो टोटल उप समुच्चय कितने बन गए, मेरे पास 4 बन गए। अब मैं इनका क्या बनाना चाहता हूँ, घात उप समुच्चय बनाना चाहता हूँ। तो घात उप समुच्चय किसका बनाना चाहता हूँ मैं, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ए। इसका मैं उपसमुच्चय का घातांक समुच्चय बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, उपसमुच्चय है इसलिए क्या, सॉरी समुच्चय है इसलिए क्या है, कर्ली ब्रेसेस लगेगा, और जितने भी अवयव थे मैंने सारे के सारे इसके अंदर लिख दिए। तो ये इसका बन गया पावर सेट। ये इसका क्या बन गया, पावर सेट। तो इस तरीके से आप पावर सेट बना सकते हो। मैन बाकी तो नॉर्मल है, आप बना सकते हो अवयव को लेके। ये फाइव वाला थोड़ा कंफ्यूजन करता है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि फाई है वो यदि समुच्चय के अंदर लिखा हुआ है तो उसको आप अवयव की तरह ट्रीट करोगे। और आपको बताया था कि जब तक कोमा ना लगे तब तक वो एक ही अवयव माना जाता है, कोमा लगने के बाद ही वो दूसरा अवयव माना जाएगा। चाहे से उसके अंदर कर्ली ब्रेसेज है, चाहे से उसके अंदर फाई है, चाहे उसके अंदर 2 एलिमेंट है, चाहे 4 एलिमेंट है, आपको उसको एक ही मानना है जब तक कोमा नहीं लगे। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है, समुच्चय का अवयव होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अपन ये सेट के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। दूसरा अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। कई बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं अपन इसको। कि यदि बी के अंदर अवयव है, समुच्चय बी के अंदर है एम अवयव, और समुच्चय ए के अंदर है एन अवयव, ठीक है, तथा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर दिया हुआ है 56। तो m और n के मान अपने को ज्ञात करने हैं। m और n ज्ञात करो। ये अपने से क्वेश्चन पूछा है कि m और n की वैल्यू ज्ञात करनी। कंडीशन क्या दी हुई है, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर 56। देखिए 2 की पावर 6 वो होता है 64, 2 की पावर 5 होता है 32, और 2 की पावर 6 होता है वो होता है 64। तो देखिए ये यदि 2 की पावर m में से आप 2 की पावर n घटा रहे हो, और 2 की पावर n घटा रहे हो, और उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, 56 मिल रहा है। तो इससे एक चीज तो फिक्स हो रही है, यानी 2 की पावर m में से कुछ घटाने के बाद भी 56 आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास एक निष्कर्ष तो निकल गया कि 2 की पावर m है वो हमेशा 56 से तो क्या है, बड़ा है। भाई 2 की पावर m में से कुछ घटाने के बाद भी 56 आ रहा है, तो आप 2 की पावर n में से कुछ घटाने के बाद 56 आ रहा है, इसका मतलब 2 की पावर m किससे बड़ा है, 56 से बड़ा है। यानी कि m की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 56 से बड़ा है। इसका मतलब देखो अब 32 और उसके बाद 64, उसके बाद 128। तो देखो 32 तो नहीं हो सकती क्योंकि 56 से छोटा है। 64 हो सकती है क्योंकि 64 क्या है, 56 से बड़ा है। तो पहली जो m की पॉसिबल वैल्यू है, ये तो संभव वैल्यू है, संभव वैल्यू कि m की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम कितनी हो सकती है, 6 या 6 से बड़ी ही होगी। ये अपन यहाँ से निष्कर्ष निकाल लिया कि m की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी ही होगी। अब अपन 6 से बड़ी यानी 6 के बराबर एक बार 6 रख के देखते हैं, फिर 7 रख के देखेंगे, फिर 8 रख के देखेंगे, ऐसे रख के देखेंगे। यदि m की वैल्यू 6 है तो पहले अपन काम पहले वैल्यू चेक करते हैं कि m बराबर 6।
यदि m की वैल्यू 6 है तो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर n बराबर कितना हो गया 56। तो यहाँ से 2 की पावर n बराबर कितना आ गया 8। भाई 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 में 56 गया कितना आ गया 8। तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया अपने पास में 3। तो ये देखो n बराबर 3 हो सकता है, क्योंकि किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या ही होती है, या तो यह होती है, या तो समुच्चय में अवयव हो सकता है 0, या हो सकता है 1 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, वो भी धनात्मक पूर्णांक, या 0 हो सकता है। तो n की वैल्यू 3 पॉसिबल है और m की वैल्यू 6 भी पॉसिबल है। तो अपने पास में इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, m की वैल्यू तो आ जाएगी 6 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये इस क्वेश्चन का आ जाएगा सॉल्यूशन। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं समुच्चयों पर संक्रिया किस तरीके से लगाते हैं। तो पहला आता है अपना यूनिवर्सल सेट। अब ये समुच्चय में संक्रिया लगभग आपकी सबकी पड़ी हुई है, इसलिए मैंने ये थोड़ी पहले से लिख रखी है, तो आप जल्दी जल्दी इसको बता देते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि अपन जो भी सेट जिन पे काम कर रहे हैं, जितने भी सेट हैं जैसे ए बी सी डी ई, जितने भी सेट अपन काम में ले रहे हैं, जिनके ऊपर अपन संक्रिया लगा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, उन सब समुच्चयों को अपन एक बड़ा समुच्चय होता है जिसके अंदर क्या मान लेते हैं, समाहित मान लेते हैं। यानी कि ये सब समुच्चय किसके उप समुच्चय होंगे, यूनिवर्सल सेट के उप समुच्चय होंगे। एक बड़ा सा समुच्चय जिसके अंदर ये सारे सेट कंटेन होते हैं जिनके ऊपर अपन संक्रिया लगा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। तो अपने पास में यदि जैसे मान लो अपने को 2D के अंदर अपने को क्या रेखाओं की बात करनी है 2D के अंदर, तो अपने पास में 2D के अंदर जो पूरा प्लेन है अपना x और y के अंदर बांटा हुआ है, ये 4 भाग के चतुर्थांश का, तो इस पूरे प्लेन को अपन क्या मान लेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय मान लेंगे। क्योंकि इसके अंदर जो सारी दुनिया की जो रेखाएं हैं वो किसके अंदर होंगी, इस प्लेन के अंदर ही होंगी। तो इस प्लेन को अपन क्या मान लेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय, और फिर इस प्लेन के अंदर अपन क्या करेंगे, उन सेट को सबका चेक करेंगे। तो इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा बड़े समुच्चय जिसके अंदर जिन भी सेट पर अपन संक्रिया कर रहे हैं वो सारे उसके अंदर क्या होते हैं, समाहित होते हैं। तो वो अपना क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। पहला अपने पास में संक्रिया है कि संघ, समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि या तो एक्स है वो किसका होगा, ए का अवयव होगा, या किसका होगा, बी का होगा, या दोनों का होगा। यानी कि या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा, तो उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ए वाले अवयव हैं वो भी लिख लेते हैं, बी वाले अवयव भी लिख लेते हैं, और दोनों में जो कॉमन है उनको कितनी बार लिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार, क्योंकि समुच्चय के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये अपना है समुच्चयों का संघ। दूसरा आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो दो समुच्चयों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, यानी कि पहले में भी है दूसरे में भी है, दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उनका जो सेट बनता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो ये आ जाएगा, एक्स है वो किस में होगा, ए में भी होना चाहिए और किस में होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। दोनों के अंदर जो होता है उसको अपन बोल देते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो देखिए यदि आप ए का बी के साथ में क्या ले रहे हो, इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो वो किसका सबसेट होता है, ए का सबसेट होता है। तो देखिए यदि ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में एक क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये है ए और ये क्या है बी। तो दोनों का अंदर कॉमन कौन सा एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया। तो ये तो है ए और ये क्या है बी। देखो पहला क्या कह रहा है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो किसका सबसेट होता है, ए का। तो ए का सबसेट होने का मतलब इसके अंदर जो सारे अवयव हैं वो किसके अंदर भी होने चाहिए, ए के अंदर। तो ये बात सही है, क्योंकि देखो ये पूरा सेट क्या है, ए है, पूरा सेट ए है, इसके अंदर ये कॉमन वाला एरिया भी आ रहा है, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये सही बात है। दूसरा कह रहा है ये बी का, तो देखो ये बी के अंदर भी आ रहे हैं सारे अवयव, ये अवयव किसके अंदर आ रहे हैं, बी के अंदर भी आ रहे हैं, यानी कि ये किसका हो गया, बी का भी सबसेट हो गया। तो ये बात तो सही है। दूसरा ये कह रहा है यूनियन। तो यूनियन के अंदर देखो क्या आता है, ये सारे एलिमेंट आते हैं और ये भी सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ये हो गया अपना ए यूनियन बी। तो ये क्या कह रहा है, ए यूनियन बी में क्या होता है, ए उसका क्या होता है सबसेट। तो देखो ए यूनियन बी का, देखो ए यूनियन बी के अंदर ये ए है वो क्या है, समाहित है, पूरा ए समाहित है, इसका मतलब ए क्या हो जाएगा उसका सबसेट। और देखो ए यूनियन बी में क्या है, बी भी समाहित है, बी भी समाहित है, इसका मतलब बी भी क्या हो जाएगा उसका
सबसेट हो जाएगा। दूसरी बात ये कह रहा है कि ए यूनियन बी है और ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि दो समुच्चयों का यूनियन लेने पे भी और इंटरसेक्शन ले रहे हो वो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों क्या है, दोनों बराबर समुच्चय है। तो कभी भी ए का यूनियन बी के साथ ले रहे हो और ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले रहे हो, दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब दोनों सेट क्या होंगे, बराबर होंगे। और यदि दोनों सेट बराबर हैं तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। क्योंकि देखो दोनों सेट बराबर हैं तो ए का यूनियन बी के साथ लोगे तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन लोगे तो भी क्या आ जाएगा, वही समुच्चय आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या होते हैं, दोनों बराबर। और यदि बराबर है तो ये यानी इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन होती। छठी प्रॉपर्टी ये कहता है यदि ए है वो सी का सबसेट है और बी है वो किसका है, ए है वो सी का। अच्छा, इसमें कुछ मिस्टेक गलत लिखा गया है, इसको कैंसिल कर देते हैं। हाँ सही सही। यदि ए अपने पास में किसका है, सी का, और बी है वो अपने पास किसका है, डी का, तो ए यूनियन बी है वो किसका होगा, सी यूनियन सी, सी यूनियन डी का। यदि ए है वो सबसेट है सी का और बी है वो सबसेट है डी का, तब ए यूनियन बी है वो सबसेट होगा किसका, डी का। और ये प्रॉपर्टी आप वेन डायग्राम से इजीली प्रूव कर सकते हो। यदि ए है वो बी का है और सातवीं प्रॉपर्टी, और बी है वो किसका है, सी का, तो ए किसका सबसेट हो जाएगा, सी का। भाई ए के अंदर देखो बी का सबसेट है, यानी कि बी के अंदर वो एलिमेंट सारे हैं जो ए वाले भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा हैं। फिर कह रहा है बी भी किसके अंदर है, सी के अंदर है। तो ये तो निष्कर्ष निकल ही गया यहाँ से कि ए के सारे वो किसके अंदर होंगे, सी के अंदर होंगे। तो सबसेट क्या हो जाएगा, ए किसका हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। ये बात भी सकते हैं और ये सारे आप वेन डायग्राम से इजीली प्रूव कर सकते हो, बहुत सिंपल सी है थ्योरी। अब आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का अंतर। तो इसको अपन देखो सिंबल है ए माइनस बी या ए डेस लगा के स्लैश लगा के बी, इसका मतलब होता है ए में से क्या घटाना है, बी। और यदि पहले बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बी में से क्या घटाना है, ए। यदि अपने को ए में से बी घटाना है, यदि आप ए में से क्या घटा रहे हो, बी, तो ए में से बी घटाने का मतलब ये है कि समुच्चय ए के वो सारे अवयव लिख देने हैं जो बी के अंदर नहीं है। यानी ए और बी में जो कॉमन अवयव है उनको आपको हटा देना है, बाकी ए के सारे अवयव लिख देने हैं। ऐसे ही बी माइनस ए का मतलब क्या है कि बी के सारे अवयव लिख देने हैं, बस उसमें से जो ए के अवयव हैं वो हटा देने हैं। यानी कि ए और बी के कॉमन अवयव हैं वो हटा देंगे, बी के बाकी सारे अवयव लिख देंगे। और ये इनका वेन डायग्राम है। ये तो देखो ये वाला जो है वो तो किसका है, ए माइनस बी का है। यानी इसमें ए और बी में जो कॉमन पार्ट था वो अपन ने ए में से हटा दिया। और ये कौन सा है, बी माइनस ए का है। इसमें से अपन ने ए और बी का कॉमन पार्ट था वो हटा दिया और बाकी बी का सारा समुच्चय अपन ने ले लिया। तो ये हो गया बी माइनस ए और ये हो गया अपने पास में ए माइनस बी। अब ये कह रहा है कि ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी डेस के बराबर होता है। देखिए ये आप प्रॉपर्टी देख सकते हो वेन डायग्राम से। एक दो प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सारी आप चेक कर सकते हो खुद भी। ये कह रहा है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब ये है ए और ये है बी। तो ए माइनस बी का मतलब ए में से अपने कॉमन वाला पार्ट हटा देना है, तो ये वाला भाग बच गया। ये अपने पास में क्या आ गया, ए माइनस बी। दूसरा ये कह रहा है ए का इंटरसेक्शन लेना अपने को बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि बी को छोड़ के सारा भाग, बी के बाहर का सारा भाग, बी के बाहर का जो सारा भाग है ये अपने पास में जो भी भाग बचा हुआ है वो सारा अपने पास में क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है भाई, बी कॉम्प्लीमेंट का, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से अपन बी के अवयव हटा देंगे। यानी कि यूनिवर्सल सेट है उसमें से बी के जितने भी एलिमेंट है वो हटा देंगे, बाकी सारे अवयव अपने पास में आ जाएंगे। तो ये अपने पास में आ गया बी डेस। अब इसका किसके साथ में इंटरसेक्शन लेना है, ए के साथ में। तो बी डेस का ये भी बी डेस के अंदर एलिमेंट है और ये भी है, और इनका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो इसका कॉमन पार्ट कौन सा आ गया, ये वाला भाग आ गया। और ये वाला भाग ही अपना क्या था, ए माइनस बी था। तो ये दोनों बराबर होते हैं और इजीली आप ये चेक कर सकते हो वेन डायग्राम से। बाकी सारी प्रॉपर्टी भी उसी की तरह है कि ये ए में से बी घटाते हो वो किसके बराबर होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि यदि ए में से बी घटा रहे हो और बी में से ए घटा रहे हो, दोनों बराबर आ रही है, इसका मतलब ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर
ए किसके बराबर होगा, बी के। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ए माइनस बी का यूनियन आप लेते हो बी के साथ। तो देखिए इसको भी अपन एक प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं वेन डायग्राम से। ये अपने पास में देखो वेन डायग्राम है, ये अपने पास में ए है और ये अपने पास में बी है। पहला क्या कह रहा है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए के कॉमन पार्ट वाला जो है वो हटा दो, बाकी सारे ए के अवयव ले लो। ये अपने पास में आ गया ए माइनस बी। इसका यूनियन किसके साथ में ले रहा है, बी के साथ में। बी के साथ यूनियन लेने का मतलब बी के भी सारे अवयव आ जाएंगे। तो कॉमन पार्ट क्या आ गया, ये वाला, और ये अपना किसको प्रदर्शित करता है, ए यूनियन बी को। तो ये किसके बराबर आ गया, ए यूनियन बी के बराबर आ गया। तो सारे जो है प्रॉपर्टी वो आप वेन डायग्राम से इजीली प्रूव कर सकते हो। पांचवा ये कह रहा है ए माइनस बी का इंटरसेक्शन ले रहे हो बी के साथ, तो वो क्या आता है, फाई आता है। ये भी आप इजीली प्रूव कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है, वेन डायग्राम से आप इजीली प्रूव कर सकते हो। आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ इसका भी, यदि इंटरेस्टेड हो तो अपन इसका प्रूव करके देख लेते हैं कि अपन ए में से बी घटा रहे हैं और उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी के साथ, तो वो अपने पास में क्या आएगा, फाई आएगा। तो अपन ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए अपने पास में ये है ए, ये है बी, तो अपने क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी, पांचवी प्रॉपर्टी। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ये वाला भाग, और ए माइनस बी का इंटरसेक्शन किसके साथ में लेना है, बी के साथ में। तो देखिए बी और ए माइनस बी में कुछ भाग कॉमन है क्या, कोई भाग कॉमन नहीं है। जो ये तो ए माइनस बी है और ये भाग क्या है, बी का है। दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, फाई आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। ऐसे ही छठी प्रॉपर्टी आप प्रूव कर सकते हो इजीली। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है वो आप वेन डायग्राम से इजीली प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट जो अपना है, अगली जो प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी यह है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो आप इसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और इसको लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। यानी कि यदि माइनस कर रहे हो आप बी में से सी, तो इसके बाहर यदि इंटरसेक्शन लगा हुआ है तब तो ये प्रॉपर्टी सही है। इसको भी आप वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हो। लेकिन यदि यहाँ पे यूनियन हो तब ये दोनों इक्वल हो, यह जरूरी नहीं है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि यह बात जरूरी नहीं है कि यदि यूनियन हो तो आप इसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो और दोनों को अलग अलग करके लिख दो तो दोनों वैल्यू बराबर आए, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ केस में यह वैल्यू बराबर आएगी, कुछ केस में यह वैल्यू बराबर नहीं आएगी। लेकिन यदि आप ए का इंटरसेक्शन लेते हो बी माइनस सी के साथ में, तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है। और ये भी आप वेन डायग्राम से इजीली प्रूव कर सकते हो। और वेन डायग्राम से नहीं प्रूव करना चाहो तो ऐसे भी, अगर थ्योरेटिकल प्रूव करना चाहो तो थ्योरेटिकल भी कर सकते हो। थ्योरेटिकल करके दिखाता हूँ इसका वेन डायग्राम का, तो अपन ने कई क्वेश्चन कर लिया। देखो ए इंटरसेक्शन बी में से कोई भी एलिमेंट है एक्स है, वो इससे बिलोंग करता है। यदि एक्स इस समुच्चय से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन है, इसका मतलब एक्स है वो ए से भी बिलोंग करता है और एक्स है वो बिलोंग करता है बी माइनस सी से। एक्स है वो बिलोंग करता है ए से और एक्स बिलोंग करता है बी माइनस सी से, तभी इनके इंटरसेक्शन में आएगा। और एक्स बिलोंग्स टू करता है ए से, और एक्स बी माइनस सी का मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग करता है बी से, परंतु साथ में एक्स है वो किससे बिलोंग नहीं करता, एक्स है वो सी से बिलोंग नहीं करता। और यदि सी से बिलोंग करता तो बी में से हट ही जाता। तो एक्स है वो किससे बिलोंग नहीं करता, सी से बिलोंग नहीं करता। ये इसका आ गया। अब यदि ए और बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी का इंटरसेक्शन, और ए और सी का मतलब क्या हो गया, ए और सी का इंटरसेक्शन, और बीच में क्या था, माइनस, तो यहाँ किसका चिन्ह आ जाएगा, हाँ जाएगा। इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टी इजीली प्रूव कर सकते हो। वेन डायग्राम से आप देखना चाहो तो वेन डायग्राम से भी आप ये प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हो। ये अपने पास में ए है, ये अपने पास में बी है, और ये अपने पास में क्या है, सी है। तो ये क्या कह रहा है, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी माइनस सी। तो देखो ए बी और सी, पहला है बी माइनस सी, बी माइनस सी यानी बी में से क्या घटाना है, सी घटाना है। तो कौन से अवयव आ गए, ये वाले अवयव आ गए सारे, सी वाले अवयव हटा दिया अपन ने, तो ये आ गया बी माइनस सी। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ,
तो ए के साथ में इसका भाग कॉमन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला भाग अपना क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो अपने पास में कौन सा एरिया आया इसका। अब राइट हैंड साइड में अपन लेते हैं कि ए का इंटरसेक्शन, राइट साइड का भी क्या बना लेते हैं अपन, वेन डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं दोनों सेम आते हैं क्या। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये क्या कह रहा है, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। ये ए था, ये बी था, और ये सी था। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ये वाला भाग आ गया अपने पास में। ये कह रहा है ए का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, तो ए का इंटरसेक्शन ले लिया मैंने सी के साथ, तो ये वाला भाग आ गया, ये वाला भाग आ गया। अब ये क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में से ये वाला भाग घटा दो, तो घटाओगे तो कॉमन पार्ट कौन सा आएगा, ये वाला कॉमन पार्ट हट जाएगा, बचा कौन सा, ये ऊपर वाला भाग बचा। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या है, सेम है, तो ये वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो आप वेन डायग्राम से इजीली प्रूव कर सकते हो। लेकिन यदि यूनियन हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बात सेम हो, यूनियन में ऐसा जरूरी नहीं। अब आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का सममित अंतर। अपन इसको लिखते हैं कई बार तो प्लस का साइन लगा के, कई बार माइनस का, सॉरी डेल्टा का साइन लगा देते हैं। ये क्या होता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का क्या होता है, यूनियन। यानी कि ए यूनियन बी में से अपन कौन सा भाग हटा देते हैं, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में लेके उस भाग को हटा देते हैं। बाकी जो बच गया वो अपना क्या हो गया, ए डेल्टा बी, दो समुच्चयों का सममित अंतर। यानी कि ए में से बी घटाओ और बी में से ए घटाओ, जो अव्यवहार है उनका यूनियन ले लो, तो अपने पास में क्या आ जाता है, ए का बी के साथ सममित अंतर आ जाता है। और ये सारी बेसिक डेफिनेशन है आपकी पहले पढ़ी हुई भी। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो अपन पिछली में अपन ने देखा था बी माइनस सी में, सेम प्रॉपर्टी इसके साथ में है कि यदि आप ए का इंटरसेक्शन लेते हो बी डेल्टा सी के साथ, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन पहले ले लो और ए का सी के साथ इंटरसेक्शन ले लो और उनका सममित अंतर ले लो, दोनों वैल्यू बराबर आती है। तो ये वाली वैल्यू बराबर आती है। लेकिन यदि ए यूनियन बी का सिमेट्रिक डिफरेंस सी के साथ लेते हो तो यह वैल्यू बराबर आए ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह बात किसके लिए है, इंटरसेक्शन के लिए लागू है। और ये आप प्रूव कर देख सकते हो वेन डायग्राम से। बस आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है कि ये वाली प्रॉपर्टी तो लागू होती है कि यदि इंटरसेक्शन की, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, नोटिस करी होगी कि यदि माइनस वाला ले रहे थे अपन और एक ले रहे थे सममित अंतर, सममित अंतर के अंदर भी क्या होता है, माइनस ही होता है सममित, क्योंकि इसमें भी क्या है, ए माइनस बी, और यूनियन इसका यूनियन होता है बी माइनस ए का। तो माइनस वाली दोनों प्रॉपर्टी में इंटरसेक्शन है वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, और यूनियन है वो उसके अंदर अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। एक अपने पास में आता है कि यदि ए का सममित अंतर लेते हो बी के साथ और यदि सी का सममित अंतर लेते हो बी के साथ, ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि ए बराबर सी। और यदि ए बराबर सी है तो ए सममित अंतर बी किसके बराबर होता है, सी सममित अंतर बी के। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम। इस प्रॉपर्टी को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है डिसजॉइंट सेट, यानी कि दो सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं यदि उनमें कोई भी अवयव कॉमन अवयव नहीं हो तो। नेक्स्ट इससे अगला अपने पास में है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, समुच्चयों का पूरक। समुच्चय का पूरक क्या होता है कि जो अपने पास में सर्वनिष्ठ समुच्चय है उसमें से अपन क्या करते हैं, समुच्चय खुद ए को हटा देते हैं, यानी ए के सारे अवयव अपन सर्वनिष्ठ जो समुच्चय है उसमें से हटा देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको अपन ए डैश या ए सी लगा के प्रदर्शित करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि आप यूनियन, सर्वनिष्ठ समुच्चय है यू, उसका क्या लोगे, यानी कि यू में से क्या घटाना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये क्या हो गया, यू में से क्या घटाना है, यू। सर्वनिष्ठ समुच्चय में से तो अपन घटाते हैं और अपन के इसका लेना यू का, तो मैंने ए को ए में से घटा रहे हो, इसका मतलब क्या बचेगा, ए के सारे अवयव हट जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ फाइव।
ये किसके बराबर आ जाएगा, फाई के बराबर। और आप कह रहे हो फाई का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो किसका हो गया, यूनियन माइनस फाई, फाई के अंदर तो कोई अवयव है ही नहीं तो किसके बराबर आ जाएगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय के बराबर आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया अपने पास में ए, ये तो हो गया ए, और जो बाहर भाग बच गया वो सारा क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। पहला क्या कह रहा है ए, तीसरा क्या कह रहा है, ए यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट के साथ में यूनियन ले रहे हो तो किसके बराबर आ रहा है, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ रहा है। तो देखो एक एक का मतलब क्या हो गया, ये अंदर वाला भाग, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बाहर वाला भाग, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है इंटरसेक्शन इसका फाई आता है, बिल्कुल सही बात है। देखो ए के अंदर और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई अवयव कॉमन है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट तो बाहर के अवयव है और ए क्या है, अंदर का। और वैसे भी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे अवयव हटा दिए, जब ए के सारे अवयव हटा दिए तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये क्या होता है, इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई के बराबर होता। दूसरी आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, यदि ए है वो बी का सबसेट है तो बी का कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट होता है, ए का सबसेट होता है। और यदि ए में से बी घटाते हो तो वो किसके बराबर होता है, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में। अब अपन ने जो ये अभी संक्रिया पढ़ी है इनके कुछ नियम है। पहला ही पहला आता है आइडियम पोटेंट लो। यदि ए का ए के साथ यूनियन लोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। और यदि ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो भी क्या आएगा, ए ही आएगा। ए यूनियन बी का मतलब दोनों सेट के सारे समुच्चय के सारे अवयव, तो सारे अवयव क्या है, ए के अवयव है, वही अवयव है, तो यूनियन क्या आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब ए और ए के अंदर क्या कॉमन है, तो पूरे ए है वो पूरे ए के साथ क्या है, कॉमन ही है, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। दूसरा है आइडेंटिटी यानी तत्समक। यदि ए का यूनियन ले रहे हो फाई के साथ, फाई के अंदर तो कोई अवयव है नहीं, क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। और यदि ए का इंटरसेक्शन ले रहे हो फाई के साथ तो फाई के अंदर भी कोई अवयव नहीं है। अब कोई अवयव नहीं है तो उसका इंटरसेक्शन यानी किसी के अवयव के साथ कॉमन क्या आएगा, कोई अवयव नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से कोई अवयव नहीं है, तो कॉमन भी क्या आएगा, फाई आएगा। अब ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ में ले रहे हो तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ए के अवयव भी आ जाए और यूनिवर्सल सेट के अवयव भी आ जाए, ए के सारे अवयव तो किसके अंदर कंटेन है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही कंटेन है, तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। और ए का यूनिवर्सल सेट के साथ में आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि ए और यूनिवर्सल सेट के साथ में जो कॉमन अवयव है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए के अवयव है, वो क्या आ जाएगा, ए। अगला जो अपना नियम आता है वो आता है कम्यूटेटिव नियम, क्रम विनिमय नियम। तीसरा जो नियम आता है वो क्या आता है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ए का यूनियन ले रहे हो किसके साथ में, बी के साथ में, या बी का ए के साथ में ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू बराबर आती है। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लो या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ ले लो, यानी पहले ए को लिख दो या बाद में बी को लेकर इंटरसेक्शन लिख लो, या पहले बी को लिख लो बाद में ए को लिख लो, फिर इनका इंटरसेक्शन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू क्या आती है, बराबर आती है। इसी तरीके से ए का समित अंतर बी के साथ ले लो या बी का समित अंतर ए के साथ ले लो, तो भी वैल्यू बराबर ही आती है, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह से यूनियन ही तो होता है। ए का जो सम्मित अंतर है बी के साथ वो भी क्या है, दो सेट का यूनियन ही तो है, किसका, ए माइनस बी का और बी माइनस ए का, क्या है, यूनियन है। अब इसको यूनियन है तो आप जैसे बी माइनस ए लिख दो, क्योंकि ये तो यूनियन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ए माइनस बी लिख दो। ये किसके बराबर आ गया, सम्मित अंतर ए के बराबर आ गया, तो दोनों वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई, तो ये भी बराबर हो गई। लेकिन यदि माइनस कर रहे हो तो बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, माइनस की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव नियम को फॉलो नहीं करती है। क्योंकि देखो ये अपने पास में है समुच्चय और एक ये समुच्चय है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के अवयव घटा दो, तो ये तो अपना हो गया ए और ये हो गया अपने पास में बी। तो देखो ये वैल्यू हो गई ए माइनस बी की। बी माइनस ए का देखते हैं, बी माइनस ए का देखते हैं, तो बी माइनस ए यानी बी में से सारे अवयव घटा दो, किसके, ए के जो कॉमन है, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता। हाँ कुछ स्पेशल केस में ये वैल्यू बराबर आ सकती है, लेकिन हमेशा बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो अपने पास में माइनस का जो है, यदि अपन घटाते हैं सेट को, तो जो उनका अंतर है वो कभी कम्यूटेटिव नियम का पालन करे, यह जरूरी नहीं है। हाँ सम्मित अंतर है, यूनियन है और इंटरसेक्शन है, वो किसका पालन करता है, कम्यूटेटिव नियम का पालन करता है। ये आपको ध्यान में रखना। अगली जो अपनी प्रॉपर्टी आती है
वो आती है एसोसिएटिव लॉ, यानी कि साहचर्य नियम। तो अब एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि यदि तीन अपने पास में सेट है, उनका यूनियन ले रहे हो, तो पहले ए का यूनियन, पहले बी और सी का यूनियन ले लो, उसके साथ ले लो, या पहले ए का यूनियन ले लो बी के साथ और फिर उसके साथ यूनियन ले लो सी का, वैल्यू बराबर आती है। तो यूनियन है वो एसोसिएटिव नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। ऐसे ही इंटरसेक्शन के अंदर भी साहचर्य नियम का पालन होता है, और सम्मित अंतर होता है उसके अंदर भी साहचर्य नियम का पालन होता है। लेकिन यदि माइनस में यानी डिफरेंस में आप एसोसिएटिव लॉ है वो अप्लाई नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले बी और सी को घटा दो, बी में से सी को घटा के और उसमें फिर उसके बाद में उसको ए में से घटा दो, या पहले आप ए में से बी घटा दो और उसमें से सी घटा दो, तो दोनों वैल्यू बराबर आए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो माइनस वाली जो प्रॉपर्टी है वो कभी भी एसोसिएटिव नियम को फॉलो नहीं करती। अब देखिए अपन ने क्रम विनिमय जो पढ़ा था उसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अपन ने क्रम विनिमय पढ़ा था, एक तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसका पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। इसके अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, कम्यूटेटिव लॉ का ये फॉलो करता है। तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ऐसा ही इंटरसेक्शन में होता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों जो चिन्ह काम में ले रहे हैं वो यूनियन के काम में लेते हैं, और इंटरसेक्शन के अंदर अपन दोनों चिन्ह काम में ले लेते हैं इंटरसेक्शन का, और सम्मित अंतर के अंदर ले लेते हैं दोनों सम्मित अंतर। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि यदि ए का इंटरसेक्शन लिया जाए बी के साथ और यूनियन लिया जाए सी के साथ, ठीक है, और ये किसके बराबर हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि पहले आप क्या कर रहे हो, बी का यूनियन ले रहे हो सी के साथ, फिर उसका इंटरसेक्शन ले रहे हो ए के साथ, और यदि यहाँ पे क्या कर रहे हो, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लेके फिर यूनियन किसके साथ ले रहे हो, सी के साथ, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि यदि सिर्फ एक चिन्ह इंटरसेक्शन का है और एक यूनियन का है या सम्मित अंतर का है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। लेकिन यदि एक चिन्ह अपने पास में, आगे वाला जो प्रॉपर्टी अपनी वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यदि ए का यूनियन आप लेते हो बी इंटरसेक्शन के साथ, तो आप ऐसा कर सकते हो, ए का यूनियन ले लो बी के साथ और फिर इंटरसेक्शन ले लो ए यूनियन सी के साथ में। और ऐसा ही आप आगे भी लगा सकते हो कि ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में ले रहे हो, तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लो, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ ले लो, और इन दोनों का क्या ले लो, यूनियन। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बंटनता नियम बोलते हैं, बंटनता नियम, वितरण नियम, ऐसा कुछ शायद हिंदी में बोलते हैं इसको। आप इजीली इनकी सहायता से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा आता है लास्ट लास्ट में अब्जॉर्प्शन लॉ, अवशोषण नियम, अवशोषण नियम, अवशोषण नियम। क्या होता है कि ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी के साथ में यूनियन ले रहे हो तो वो किसके बराबर आता है, ए के बराबर ही आता है, देख सकते हो आप इजीली। ये ए है और ये बी है, ए का यूनियन लेना है किसके साथ में, ये तो है ए इंटरसेक्शन बी, और इसका यूनियन लेना है ए के साथ में, तो ये सारा भाग आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। दूसरा कह रहा है ए का इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ये पूरा भाग आ गया और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, तो वो तो भी किसके बराबर आएगा, ए के बराबर ही आएगा। तो ये दोनों होते हैं अवशोषण नियम के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट इसके अंदर जो अपना नियम है वो है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। यदि x है वो y का सबसेट है तो x यूनियन y किसके बराबर हो जाएगा, y के, भाई x है वो y का सबसेट है यानी y के अंदर कंटेन है, इन दोनों का यूनियन किसके बराबर आएगा, y के अंदर, और यूनियन y के बराबर आ रहा है, तो क्या हो गया, ये इफ एंड ओनली वाली कंडीशन है, तो x किसका सबसेट हो जाएगा, y का। यदि x y का सबसेट है तो इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगा, x के अंदर आएगा, भाई x है वो y का सबसेट है, तो x और y में कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे, जो x के सारे एलिमेंट है वो कॉमन ही आएंगे, क्योंकि x के सारे एलिमेंट किस में है, y में। तो ये है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो प्रॉपर्टी है और क्वेश्चन कुछ अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन करेंगे अगली क्लास में। एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, और एक इनकी जो कैसे अपन ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे,
इंटरसेक्शन में कितने होंगे, सममित अंतर के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो उनकी जो कैलकुलेशन है कैसे करते हैं और उन कैलकुलेशन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। और कुछ ये जो प्रॉपर्टी बची हुई है इनके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में सॉल्व करेंगे।